Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavored to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. In the series of internal security, today we will study organized crime. हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि डेफिनेशन ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है। तो ये ट्रांसनेशनल, नेशनल या लोकल ग्रुपिंग होती है। लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल ट्रांसनेशनल, यानी कि फ्रॉम वन नेशन टू अनदर, जो हाईली सेंट्रलाइज्ड एंटरप्राइज होता है। जैसे ही सरकार काम करती है, जैसे कोई कंपनी काम करती है, इंडस्ट्री काम करती है, तो उसी प्रकार का एक एंटरप्राइज है वो, जो कौन चलाता है? क्रिमिनल्स। उस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, क्योंकि ये सारे क्रिमिनल मिलकर एक ऑर्गेनाइज बनाकर इलीगल काम करते हैं। कौन करता है? या तो कोई मेंबर होगा ऑर्गेनाइज क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का ही, या तो कोई सिंडिकेट होगा, या तो इन लोगों के बिहाफ में कोई काम करता हुआ आदमी। इनका प्राइमरी पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बेनिफिट कमाना, पैसा कमाना। जो अनड्यू इकोनॉमी है, इलीगल इकोनॉमी से पैसा कमाना, इलीगल तरीके से हथियार बेचना, ड्रग्स बेचना, उस तरीके से, या तो बहुत सारे तरीके हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। एडवांटेज लेना, या तो अर्निंग करना खुद के लिए, या तो उनके लिए जो इनके साथ काम कर रहे हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो इंसर्जेंसी वाले हैं, इंसर्जेंट्स है, उनको सपोर्ट करने के साथ साथ, प्रमोट करने के साथ साथ। ये हमने नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में देखा, नक्सलिज्म में देखा, जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी में देखा, किस तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम वाले इनकी मदद करते हैं और ये उनकी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑर्गेनाइज क्राइम की? तो जो ऑर्गेनाइज क्राइम है ये चेंज होता रहता है और फ्लेक्सिबल फिनोमेना वाला है, कोई फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। हम लोग अगर पहले की बात करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं गब्बर जब मूवी आई थी उस ज़माने की, 1980s और 90s के ज़माने पर, तो उस समय पर ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता था कि गब्बर जैसा आदमी होता था, उसका एक ग्रुप होता था, गांव वालों को डराता, टैक्स अपने आप वसूल करता, फिर लोगों को मार देना, किडनैप करना पैसों के लिए। तो जो हम बोलते हैं ट्रेडिशनल जो क्राइम था उसको हम बोलेंगे ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज क्राइम। और बदलते समय पर क्या हो गया? सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया। जैसे कि ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है, अभी फेक करेंसी आ रही है, हथियार बेचे जा रहे हैं इलीगल तरीके से, नारकोटिक्स, ड्रग्स, उन सब में डील हो रहा है। कुछ ऑर्गेनाइज क्राइम जैसे कि टेररिस्ट ग्रुप है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी है, पॉलिटिक्स का सहारा मिल जाता है, पॉलिटिशियंस का सहारा मिल जाता है उन लोगों को। या तो पॉलिटिशियंस उनके सहारे बनते हैं, या तो उनके सहारे पॉलिटिशियन कोई खड़ा होता है, दोनों वाइस वर्सा है। दूसरा बेनिफिट इनको मिल गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स से हम ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि हम हमारी इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनली हमारा जो ट्रेडिंग है वो बढ़ जाएगा, गुड्स इजीली ट्रांसपोर्ट होगा, जो इंसानों का मूवमेंट है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर वो बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से इनका कम्युनिकेशन, फाइनेंस का मूवमेंट, इंटरनेशनल ट्रैवल ईजी और फास्टर हो गया उनके लिए भी। इनके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई कि एक नेशन से निकलकर अब दूसरे नेशन तक जाए, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया। और ये ग्रुप अभी फ्लरिश हो रहा है, डाइवर्सिफाई हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है उनकी एक्टिविटीज़। इसके अंदर सभी लोग शामिल है, लोकल लेवल से लेकर ट्रेडिशनल वाले, टेरिटोरियल बेस्ड, यानी कि ये सारे एक दूसरे से लिंक प्रोवाइड करते हैं। छोटे लेवल का गुंडा बड़े से जुड़ा होगा, बड़ा उससे भी बड़े से जुड़ा होगा, हर प्रकार के गुंडे होंगे इसमें। यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। और इन लोगों ने जो छोटे और मोर फ्लेक्सिबल नेटवर्क है उनको रिप्लेस कर दिया, और अब इनकी हर एक जगह पर ब्रांच है, हर एक ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। जैसे हमारे एमएलएज एमपी नहीं होते हर एक ज्यूरिसडिक्शन के, वैसे इनके भी ब्रांचेस है। इन्वेस्टिगेशन में हमको ये पता चला कि जो भी विक्टिम्स है या सस्पेक्ट है, ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाला ग्रुप है, या तो जो प्रोसीड करता है क्राइम को, ये सारे लोग अलग अलग जगह पर लोकेटेड है, अलग अलग स्टेट्स पर लोकेटेड है, ताकि एक को पकड़े तो पूरी चेन पकड़ी ना जाए। मोर ओवर जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो सारे ही कंट्री को अफेक्ट करता है। जहाँ से सप्लाई हो रहा है माल वो जहाँ पे जा रहा है वो, यानी कि सप्लाई टू डिमांड, और जहाँ से निकल रहा है ट्रांजिट वाला वो। लोकल लेवल पर मैं आपको एग्जांपल से बता दूं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के सीरीज में मैंने बताया था वीडियो में, कि माल निकल रहा है बांग्लादेश से, जाना है आसाम, बीच में मेघालय, वो ट्रांजिट जोन है, तो वो इस चपेट में आ गया। वहाँ पर वहाँ से जो ड्रग्स की सप्लाई हो रही है इलीगल तरीके से, वहाँ से जो निकल रहा है, तो मेघालय के लोग भी
ड्रग्स के एडिक्टेड हो रहे हैं बिकॉज इनको इजीली अवेलेबल हो रहा है वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम के टाइप्स। तो ड्रग एब्यूज या ड्रग ट्रैफिकिंग एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। स्मगलिंग करना है। मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि काले पैसे को वाइट मनी में कन्वर्ट करना। फिर हवाला, आप जैसे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, वो वाइट मनी होता है। अगर ब्लैक मनी को ट्रांसफ़र करना है तो उसको हम बोलेंगे उस नेटवर्क को हवाला नेटवर्क। नाम सुना होगा काफ़ी आपने। टेररिज्म, नार्को टेररिज्म। फिर होता है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, सुपारी देकर बोलते हैं कि इसको मार, मैं तेरे को पैसे दूंगा, या वॉट एवर जो लोग डिमांड कर रहे हैं। फिर किडनैप करना रैंसम के लिए या तो पैसों के लिए। फिर इलीगल माइग्रेशन को सपोर्ट करना। सपोज एक्स पर्सन जाना चाहता है कोई कंट्री के अंदर खुद का देश छोड़कर, लेकिन उसको पासपोर्ट वीज़ा नहीं मिल रहा बिकॉज कुछ बैंड्स की कमी आ रही है या तो एलिजिबल नहीं हो रहा, तो इलीगल तरीका अपनाएगा ताकि उस देश में जाकर दूसरे देश में जाकर कमाए और अपने परिवारों को सहारा दे। अब क्योंकि ये इलीगल तरीके से गया, इसने कमाया, तो बैंक से तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अब ये सहारा लेगा हवाला का। हवाला का यूज़ करेगा, जब ज़्यादा ही हो जाएगा फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग करेगा। तो इस तरीके से ये चेन बनती रहती है, वो एक जगह से दूसरे जगह ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर फंसता रहता है। प्रोस्टिट्यूशन भी एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। लिंकेजेस ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म के बीच में, और टेरर फंडिंग उसको बोलते हैं। हमने जम्मू कश्मीर के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नक्सलिज्म के अंदर हर जगह देखा ऑर्गेनाइज क्राइम का टेररिस्ट के साथ लिंकेजेस है। अगेन मैं समझा देता हूँ, ऑर्गेनाइज क्राइम वाले क्या सप्लाई करते हैं? आर्म्स, एम्यूनेशन, ड्रग्स, नारकोटिक्स, दवाइयाँ, फेक करेंसी। तो ये इनके पास माल रहता है, इलीगल तरीके से उनको बेचना होता है किसी और देश में। लेकिन ये लोग वहाँ पर जाएंगे, वहाँ की टेरिटरी इनको नहीं पता, पकड़े जाने का डर। टेररिस्ट तो क्या है, सपोज पाकिस्तान में माल है, ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम वालों का, इनको पहुँचाना है हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर। तो टेररिस्ट आते जाते रहते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, टेररिस्ट को माल सामान पूरा दे देंगे। टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करेंगे इंडिया के अंदर इलीगल तरीके से, बिकॉज ये लोग आते हैं हमला करने के लिए। हमला करने से पहले ये सामान जिसको पहुंचाना होता है उसको दे देगा और फिर नेटवर्क के थ्रू आगे पहुंच जाएगा वो। अब ये टेररिस्ट फ्री में नहीं करेगा, ऑर्गेनाइज क्राइम का सामान पहुंचाया टेररिस्ट ने बदले में लिया पैसा या तो हथियार जो इनके पास अवेलेबल है। अगर पैसा लिया तो टेररिस्ट उससे हथियार खरीदेगी, और जो उनका रेगुलर डे टू डे एक्सपेंसिव है वो इनका निकलेगा। हथियार दे रही है ऑर्गेनाइज क्राइम वाले, तो साथ में पैसा भी देंगे कुछ और चीज़ों की खरीदी के लिए। इस तरीके से ये दोनों लिंकेजेस प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को। टेरर फंडिंग इनको मिल रही है ऑर्गेनाइज क्राइम से टेररिज्म को। रीसेंट स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम का इंडिया के अंदर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट के हिसाब से, हम 2016 की यहाँ पर रिपोर्ट में बता रहा हूँ, टोटल 31 दंगे हुए हैं पिछले एक साल के अंदर, कोई भी एफआईआर फाइल नहीं हुए उस दंगे के ऊपर। हाईएस्ट क्राइम रेट है हमारे नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली के अंदर। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कंपेयर करें 2016 में, उत्तर प्रदेश टॉप में है क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अंदर 2016 में। टोटल इंडिया के केस में 5% का जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और तब अप्रोक्सीमेटली 12.5% का जो रेप केस है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लेटेस्ट डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे आंकड़े हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक ओवरव्यू यहाँ से ले सकते हैं। 2018 का ये डेटा है। डिस्पोजल ऑफ आईपीसी केसेस बाय पुलिस एंड कोर्ट, पुलिस एंड कोर्ट के आगे कितने केस आए? मर्डर, रेप, किडनैपिंग, रायोटिंग, हर्ट, यानी कि यहाँ पे एसिड अटैक भी इंक्लूड हो जाता है। तो टोटल केस इन्वेस्टिगेशन के लिए देख लीजिए कितना है। अप्रोक्सीमेटली मर्डर और रेप के 50,000 है, किडनैपिंग और एब्डक्शन के 1.5 लाख, रायोटिंग के 92,000, हर्टिंग के करीबन 7 लाख। SLL केस बाय पुलिस एंड कोर्ट एक्साइज एक्ट के तहत 3,13,000, नार्कोटिक्स ड्रग्स के 90,000, आर्म एक्ट के हिसाब से 78,000 अप्रोक्सीमेटली केस बने हैं। ये कन्विक्शन रेट के बारे में भी लिखा है, तो आपको रेट को देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप कंपेयर कर सकते हो और कितना % से ऊपर हुआ, कम हुआ, हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो इन सब डेटा से आपको ये पता चलेगा। फिगर एज इट इज़ हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। हमारे पास कौन से कानून है, नेशनल लॉ कौन से है जो ऑर्गेनाइज क्राइम से लड़ता है? तो इंडिया के अंदर कोई नेशनल लॉ नहीं है ऑर्गेनाइज क्राइम को कर्ब करने के लिए। हमारे कंट्री के अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के ऊपर लॉस बने हुए अलग अलग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी को लेकर, जैसे कि सेक्शन 120B इंडियन पेनल कोड का पनिशमेंट देता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के ऊपर अगर कोई इन्वॉल्व हुआ तो। फिर आता है डकैती एंड रिलेटेड ऑफेंस, अगर कोई डकैती करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा,
उम्र कैद की सज़ा होगी, या तो हम रिगरस पनिशमेंट दे सकते हैं 10 ईयर्स एंड 5 मंथ्स का अंडर सेक्शन 395। सब डिवीजन करते हैं इस एक्ट का। तो अगर कोई डकैती कमिट करने के लिए प्रिपरेशन भी करता है, ठीक है, तो वो क्रिमिनलाइज हो जाएगा अंडर सेक्शन 399। अगर डकैती करने के लिए वो असेंबली बना रहा है या तो एक ग्रुपिंग बना ली उसने और पकड़ा गया, तो सेक्शन 402 के तहत उसको सजा मिलेगी। सेक्शन 400 क्या बोल रहा है? अगर कोई पर्सन कोई गैंग से बिलोंग करता है या एसोसिएटेड है उस लोगों के साथ जो डकैती करने वाला है, तो उसको सजा दे रहा है सेक्शन 400। अगर कोई किडनैपिंग कर रहा है तो पार्लियामेंट ने उसके लिए डाला है सेक्शन 364A। गैंगस्टर की बात करते हैं। मूवीज में आपने देखा होगा गैंगस्टर क्या होता है, आपको पता ही होगा। तो इसके लिए कोई सेंट्रल लॉ नहीं है, सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं है, ताकि जिसकी वजह से हम लोग गैंग एक्टिविटी को ख़त्म कर सके। लेकिन हर एक स्टेट का अलग अलग है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, इसका जो एक्ट है उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1986, ये काफ़ी पॉपुलर है और पॉलिटिकली पावरफुल एक्ट है, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर है और अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। दूसरे क्या, हमने नेशनल लेवल पर प्रिवेंशन एक्शन लिए, प्रिवेंटिव एक्शन लिए। तो दो मेजर प्रिवेंटिव एक्ट्स है हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सबसे पहला है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। हाल फिलहाल इन दिनों इस एक्ट के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। क्यों? जो भी कोरोना वॉरियर्स के ऊपर हमला कर रहा है या प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार उन सारे जो हत्यारे हैं या तो हमला कर रहे हैं उनको अरेस्ट करके कलम लगा रहे NSA एक्ट 1980 की। इससे क्या होगा? ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्लॉज प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या तो कोई भी ऑफिसर डेजिग्नेटेड है गवर्नमेंट का, तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा सकता है या तो उसके ऊपर भी लागू होगा अगर ये लोग शामिल है तो। प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर का मतलब क्या? 1 साल तक अगर जो मुजरिम पकड़ा गया है उसको 1 साल तक डिटेन किया जाएगा, ताकि वो इलीगल तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को डैमेज ना करे या किसी को हानि ना पहुंचाए, या तो फ्रेंडली रिलेशन को बिगाड़े नहीं जो फॉरेन पावर है उसके साथ, या तो इंडिया के डिफेंस में खतरा ना कर सके। जो भी मतलब गतिविधि इलीगल तरीके से वो करना चाहे वो ना कर सके। जो एक्सप्रेशन है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये लिबरल इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन रखा, जो ये एक्ट बार बार यूज करता रहता है। अगर कोई एंटी नेशनल एलिमेंट है या तो हार्डकोर गैंगस्टर है, तो उसको भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अरेस्ट किया जा सकता है, यानी कि 1 साल के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं। तो डिटेंशन एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है और इसमें क्या होता है कि केस कोर्ट के पास नहीं जाता ट्रायल में, ये जस्ट डिटेन करता है उस पर्सन को जो शायद लॉ एंड ऑर्डर के मामले में या तो इलीगल तरीके से कुछ गतिविधि करने वाला होता है तब। दूसरा एक्ट है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988। नार्कोटिक ड्रग्स जो नशीला पदार्थ है, नशीला ड्रग्स है वो, और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी कि जो दिमाग पे असर करता है, उस प्रकार के सब्सटेंस या केमिकल्स या ड्रग्स की इलीगल हेरा फेरी नहीं हो सकती, तो उसके प्रिवेंशन के लिए एक्ट बनाया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो इस ऑर्डर को पास कर सकता है और किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकता है इस एक्ट के तहत, अगर वो इस प्रकार के इलिसिट ट्रैफिकिंग में इंडल्ज है। फिर क्या स्टेट लेवल पर कोई लॉ बने हुए हैं ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए? तो हाँ, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और अभी जस्ट गुजरात, ये सारे स्टेट हैं जिनके पास खुद के लॉज है। रिसेंटली गुजरात का बिल ये पास हुआ, यानी कि एक्ट बन गया, गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम बिल। काफ़ी इश्यू था, काफ़ी कंट्रोवर्शियल बिल था गुजरात का। इतने सालों बाद अब जाके प्रेसिडेंट ने गुजरात के इस कानून को एसेंट दिया और फाइनली ये एक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ऑन द कॉन्ट्ररी, उत्तर प्रदेश के भी हम इस तरह के बिल की बात करते हैं आने वाले स्लाइड्स के अंदर। पहले जान लेते हैं हम लोग गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के बारे में। तो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने 5 नवंबर 2019 को गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल के ऊपर असेंट किया और इसको एक्ट बनाने की मंजूरी दे दी। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल था एंटी टेरर लेजिस्लेशन को लेकर,
गुजरात असेंबली ने इसको पास किया था नवंबर 2015 में। की प्रोविजन क्या है इस बिल के? तो ये टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन करता है। किस तरह से डिफाइन करता है? कि कोई भी एक्ट कमिट किया जा रहा है, ठीक है, जो इंटेंशनली किया जा रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है, या तो स्टेट की यूनिटी, इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी के लिए अगर थ्रेटन्ड फील करवा रहा है या तो खतरा लग रहा है, तो उस सारी गतिविधि को टेररिस्ट एक्ट बोला जाएगा। इसके अंदर इकोनॉमिक ऑफेंसेस नहीं आ रहे। इकोनॉमिक ऑफेंस का डेफिनेशन अलग से दिया इस एक्ट के अंदर। इकोनॉमिक ऑफेंस क्या होता है? अगर कोई पॉन्जी स्कीम, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम, ऑर्गेनाइज्ड बैटिंग के अंदर, या तो एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, साइबर क्राइम या ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व है, तो वो इकोनॉमिक ऑफेंस के अंदर गिना जाएगा। पॉन्जी स्कीम्स अगर आपको नहीं पता हो तो ये एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है। सपोज मैंने पैसा इन्वेस्ट किया ज़्यादा रिटर्न्स के लालच में, इंटरेस्ट के लालच में, तो मेरा पैसा वो सामने वाला पर्सन क्या करेगा? कहीं और इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो मुझसे पहले जिससे पैसा लिया है उसने, उसको चुका देगा अपना शेयर रख के। हमको क्या लगता है कि इसने कहीं इन्वेस्ट करके पैसा कमाया होगा और हमको दे रहा है। ये हेरा फेरी के अंदर आपने देखा होगा कि हम आपके पैसा 21 दिन में डबल कर देंगे, फिर वो पूछता है कि आप कहाँ डालते हो, कि हम आगे वाली कंपनी में डालते हैं, वो हमको 4 गुना करके देते हैं। तो वो तो एक बेवकूफ़ बनाने की स्कीम थी। तो उसी प्रकार की पॉन्जी स्कीम जो रियल लाइफ में चलती है, एक से पैसा लिया, दूसरे को वो ये पैसा चुका दिया जो जिसको हमने पहले लिया था। सपोज ए से मैंने पहले पैसे लिया, मैं इस पॉन्जी स्कीम के अंदर इन्वॉल्व हूँ, मैं ये क्राइम कर रहा हूँ, ठीक है। ए से मैंने पैसा लिया, मेरे पास रख दिया, फिर बी से मैंने पैसा लिया और ए का शेयर मैंने ए को दे दिया मेरा इंटरेस्ट रख के, फिर सी से पैसा लिया, सी से पैसा लिया वो मैंने वापस बी को चुका दिया। तो इस तरह से ये चल रहा है। तो कोई गारंटी नहीं कि अगर रिटर्न आए ही आए। अगर इसके पास नहीं रहा यानी मेरे पास नहीं रहा तो भाग भी सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, तो पैसे डूब जाएंगे। ये इलीगल तरीका है पैसा कमाने का या इंटरेस्ट कमाने का। स्पेशल कोर्ट्स भी बनाने को बोला है। स्पेशल कोर्ट का क्रिएशन होगा एज वेल एज अपॉइंटमेंट होगा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, इस मामले को सॉल्व करने के लिए, टेररिस्ट या तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस को जल्दी से सॉल्व करने के लिए। प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होगा। अगर कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहा है ऑर्गेनाइज क्राइम वाला, तो उस प्रॉपर्टी एक्वायर होकर कोर्ट के अटैचमेंट में लग जाएगी और ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कैंसिल हो जाएगा अगर ट्रांसफर के लिए रखा हुआ है तो। प्रोविजन क्या है इस कंट्रोवर्शियल बिल का, क्यों ये कंट्रोवर्सी में था, वो भी मैं साथ साथ में आपको बता दूंगा। सबसे पहले इस बिल के अंदर बोला गया कि जो भी अरेस्ट होगा वो नॉन बेलेबल होगा। कोई भी आके पैसा देकर पैसा देकर या जमानत देकर उसको रिहा नहीं कर सकता, नॉन बेलेबल है, बेल नहीं मिलेगी। दूसरा कि जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, चाहे वो पुलिस वाला हो या तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाला, सपोज क्रिमिनल्स ने मोबाइल के ऊपर बात की, इंटरसेप्ट किया है, या तो उन लोगों ने कुछ कॉन्फ्रेंस बनाई है, तो इस चीज़ को एज ए एविडेंस कोर्ट के आगे पेश किया जा सकता है। ये इस बिल के अंदर बोला गया है। टेलीफोनिक कन्वर्जेशन को भी ये लोग एविडेंस के तौर पर कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं एज पर दिस एक्ट, और कोर्ट को ये लेना पड़ेगा क्योंकि एक्ट के अंदर लिखा है। पुलिस के आगे जो कन्फेशन किया जा रहा है, जो भी गुनहगार को पकड़ा है, उसका कन्फेशन भी बोला गया है कि ये एडमिसिबल होगा कोर्ट के आगे। तो यही चीज़ बहुत कंट्रोवर्सी थी। अपोजिशन वाले बोल रहे थे कि ये सारी चीज़ बाकी स्टेट के लॉज के अंदर नहीं है और गुजरात पुलिस इसको मिसयूज़ कर सकती है। तो कुछ अमेंडमेंट के बाद, इतने साल के बाद गुजरात के अंदर ये बिल पास हुआ। कितना टाइम हो गया? गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल, ये नाम था पहले। 2004 के अंदर प्रेसिडेंट के आगे रखा था लेकिन ये फेल हो गया था। उसके बाद 16 साल के बाद, जब से ये उसका फर्स्ट वर्जन बना था बिल का, उसके 16 साल बाद 2019 के अंदर GCTOC नाम बदल के गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट के नाम पर ये मंजूर हुआ। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो प्रोबिंग का पीरियड है उसको भी बढ़ा दिया गया इस एक्ट के तहत। पहले 90 दिन था, उसको 180 दिन कर दिया। प्रोब यानी कि पुलिस की हिरासत में, चार्जशीट फाइल करने से पहले पुलिस की हिरासत में होगी, पूछपरछ होगी, उसको पूछा जाएगा हर तरीके से कि क्या कौन इन्वॉल्व है, कहाँ पर है, क्या प्लान है, वगैरह वगैरह। तो 180 दिन का यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है। तो कंट्रोवर्सी आपको पता चल गई।
क्या है उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ क्राइम ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, यूपी को का क्या है? तो यूपी को का बिल जो है रिसेंटली विधानसभा के अंदर, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर पास हुआ था। ये महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट के लाइन में ही बना हुआ है। जितने भी स्टेट्स के अंदर ये ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ जो एक्ट बने हैं उसमें सबसे पहले महाराष्ट्र ने ही बनाया था और मंजूरी दिलवाई थी। तो महाराष्ट्र के लाइन पर ही सब लोग बना रहे हैं। दिल्ली का भी महाराष्ट्र के लाइन पे बना हुआ है। अब उत्तर प्रदेश क्या करेगा इस बिल से? ऑर्गेनाइज क्राइम या माफिया को चेक और कर्व करेगा, खत्म करेगा। इसमें कौन कौन से क्राइम इंक्लूड है? लैंड ग्रैबिंग, इलीगल माइनिंग, सेल ऑफ इलीगल मेडिसिन, इलीगल लिकर या इलिसिट लिकर, वाइल्ड लाइफ की स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, एबडक्शन, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल, सभी प्रकार के ऑर्गेनाइज क्राइम को इसमें डाला गया है। अब क्या लूपहोल्स है हमारे मौजूदा लॉज के अंदर जो इंडिया के अंदर है, जो क्राइम के अगेंस्ट में काम कर रहा है? तो सबसे पहला है इनएडिक्वेट लीगल स्ट्रक्चर। लीगल स्ट्रक्चर एडिक्वेट नहीं है, यानी कि इंडिया के पास स्पेशल लॉ नहीं है जो कंट्रोल या सप्रेस कर सके ऑर्गेनाइज क्राइम को। एग्जिस्टिंग जो जनरल कॉन्स्पिरेसी लॉ है या तो रिलेवेंट स्पेशल लॉ जो हमने अभी देखे रिसेंटली, वो इनएडिक्वेट है बिकॉज ये सिर्फ इंडिविजुअल को टारगेट कर रहा है, पूरे क्रिमिनल ग्रुप को या एंटरप्राइज को टारगेट नहीं कर रहा। यानी कि इंडिविजुअल को अरेस्ट करने से क्या होगा, वो ग्रुप तो चल ही रहा है। फिर प्रूफ ऑब्टेन करने के लिए, प्रूफ पाने के लिए डिफिकल्टीज हो रही है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम तो हायरार्किकल मैनर के अंदर ऑर्गेनाइज्ड है, पूरा स्ट्रक्चर उसका अच्छे से बना हुआ है। तो जो हायर इकोलिन के ऊपर जो लीडर्स बैठे हैं उन तक हमारा लॉ एनफोर्समेंट नहीं पहुंच पाता। क्यों? बिकॉज सपोज पुलिस कस्टडी के अंदर जो भी पूछपरछ हो रही है उसको एज पर द रूल्स, एज पर द एविडेंस, ये नॉन एडमिसिबिलिटी वाला है। यानी कि इसका कन्फेशन, कि जिसको भी हमने हिरासत में लिया है उसका कन्फेशन हम लोग कोर्ट के आगे नहीं पेश कर सकते, तो उसको हम वैलिड भी नहीं गिन सकते या तो पुख्ता भी नहीं मान सकते, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इन हायर लीडरशिप वालों को फायदा मिल जाता है और ये लोग बच जाते हैं। ये कमी आ जाती है। फिर नो लीगल बैकिंग फॉर विटनेस। अगर कोई विटनेस आ रहा है, वो बोल रहा है मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे पास ये है वो है, तो विटनेस सामने नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इनको डर रहता है कि इनके लाइफ में इनकी जान पर खतरा ना हो जाए। तो ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो विटनेस को प्रोटेक्ट कर रहा है ऑर्गेनाइज क्राइम या ऑर्गेनाइज गैंग के अगेंस्ट में जाने के लिए। रिसोर्सेज और ट्रेनिंग की कमी है। स्टेट्स के पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर रिसोर्सेज है तो उस पोजीशन में नहीं है कि ये लोग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एजेंसी के लिए यूज कर सके। नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल जो है वो बहुत ही कम है, इनएडिक्वेट है पुलिस स्टेशन के अंदर। हार्डली कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है उन लोगों को ऑर्गेनाइज क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ये सारी कमियां हैं। उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है। इंडिया के पास नेशनल लेवल की एजेंसी नहीं है जो कोऑर्डिनेट करे स्टेट या सिटी पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, या तो हमारी सेंट्रल एनफोर्समेंट एजेंसी है उनके साथ जो ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ लड़ रही है, कॉम्बैट कर रही है। जैसे हमने आतंकवादियों के लिए देखा, हमारे पास अलग अलग चीज़ें बनी हुई थी, राइट। आप उसको देख सकते हैं जम्मू कश्मीर या तो हिंटरलैंड टेररिज्म के वीडियो के अंदर। नेट ग्रिड, मैक जैसी हमने चीज़ें बना के रखी है। तो वैसा ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए नहीं बना हुआ। फर्दर कोई एजेंसी नहीं है जो इन सब के इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट को या तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करे, कोलेक्ट करे, एनालाइज करे, डॉक्यूमेंटेशन करे या एज अ फंक्शन परफॉर्म करे जो सेंट्रल लेवल पर इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करे, ताकि सपोज पुलिस ने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, उसको कुछ नहीं मिल रहा, कुछ चीज़ की कमी है जिसकी वजह से वो जड़ तक नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन ये चीज़ मतलब पुलिस को जिस चीज़ की कमी लग रही है वो सीबीआई ने या तो कोई भी एजेंसी ने पता लगाया हुआ है। तो दोनों ही एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के बिना क्या कर रहे हैं, अकेले ही लड़ रहे हैं, लिंक नहीं बैठ रही। अगर लिंक बैठ जाए तो दोनों एक दूसरे की हेल्प की वजह से या तो एक सेंट्रल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की मदद से इजीली केस सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो इंटरस्टेट गैंग हो या इंटरनेशनल गैंग हो, कहीं पे भी ऑपरेट कर रहा हो, इंडिया या अब्रॉड, सबको पकड़ सकता है। फिर नो सिस्टम ऑफ सस्टेन्ड परस्यूट। कोई इस प्रकार का सिस्टम नहीं बना हुआ है जो सिलेक्टेड गैंग को परस्यूट कर सके, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो। कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं बनी हुई। प्रॉब्लम क्या है दूसरी, कि स्टेट्स गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन सही से नहीं है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तो नहीं है हमारे पास, कानून तो नहीं है नेशनल लेवल का,
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक स्टेट गवर्नमेंट का दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, बिकॉज उनके विचारों में डिफरेंसेस है, पॉलिटिकल परसेप्शन में डिफरेंसेस है। तो खुद के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या डिफरेंसेस के कारण हमारा इंडिया पूरा जूझ रहा है ऑर्गेनाइज क्राइम से। तो ये कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं आगे, मॉडर्न ऑर्गेनाइज क्राइम को कर्व करने के लिए सबसे पहले ये तो क्या हो रहा है, ग्लोबल चैलेंज बनता जा रहा है, बिकॉज इंटरनेशनली एक नेशनल से दूसरे नेशन तक जा रहा है। तो ग्लोबल रिस्पॉन्स होना चाहिए, सबको मिलजुल कर काम करना है, सभी अपना अपना इनपुट देगा, हर एक कंट्री मीटिंग करके, और एक फाइनल एक्शन लिया जाएगा या लिया जा सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट को फ्री हैंड देना चाहिए, छूट देनी चाहिए, ताकि वो इस पूरे मैटर को इफेक्टिवली डील कर सके। कोई भी पॉलिटिशियंस क्रिमिनल्स का सहारा नहीं लेगा या सहारा उसको नहीं देगा पैसा या पावर की लालच में आके। ये हमने मूवीज में भी देखा और रियल लाइफ में भी देखते हैं कि किस तरह से पॉलिटिशियंस इन क्रिमिनल के साथ जुड़े हुए हैं पैसा और पावर के लिए। जो क्राइम्स है वो कम्युनिकेट करते हैं, क्रिमिनल्स कम्युनिकेट करते हैं वायर या इंटरनेट से, और इसीलिए हमको साइबर सिक्योरिटी भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है और कंटिन्यूस सर्विलेंस की ज़रूरत है। यानी कि साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कुछ अच्छा करना चाहिए हमको। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हम लोग पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, तो आप देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कुछ जानने मिलेगा आपको। सरकार को हाईटेक सॉफ्टवेयर और मशीनरी बनानी पड़ेगी, इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ताकि एक ट्रैक बनाकर रख सके हाई अलर्ट एरिया के अंदर, जिससे क्या होगा, हम लोग पूरा हर एक इन्फॉर्मेशन को ट्रेस कर पाएंगे और एक लिंक बैठ जाएगी कि क्या हमें करना है और कहाँ से क्या चीज़ें जा रही है। बिकॉज ऑर्गेनाइज क्राइम वाले बेवकूफ़ नहीं है, वहाँ पे भी बड़े बड़े लोग बैठे और बड़े बड़े दिमाग है, बहुत सारा प्लान बना के बैठे। और साथ में जो कमियां हमने देखी, जो लूपहोल्स हमने देखे पिछले स्लाइड्स के अंदर, उसको भी कैसे सॉल्व किया जाए, लूपहोल्स को सॉल्व किया जाए, वो भी एक वे फॉरवर्ड है। उस पर भी काम करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बेहतर होना चाहिए, एक सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम होना चाहिए। तो ये सारा हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और सजेशन लगे, वे फॉरवर्ड में लगे कि सर ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो वो आप अपने आंसर्स के अंदर या तो अपने नोट्स के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। ये एंडलेस डिस्कशन है, इसमें आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो, लेकिन वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने XYZ ठोक दिया। ओके, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ लिंकेजेस बिटवीन टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बीच में कितने प्रकार के लिंकेजेस है, एग्जाम्पल के साथ बताइए। इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं इस लिंकेजेस के लिए, ये सारा आप डिस्कस करिए। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको हमने बखूबी एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने आपको समझाया हुआ है हर एक एग्जाम्पल से लेकर। पिछले 2-3 वीडियोस के अंदर भी हमने लिंकेजेस के बारे में बात करी, चाहे वो टेररिज्म को लेकर हो, मिलिटेंसी को लेकर हो, नक्सलिज्म को लेकर हो, इंसर्जेंसीज को लेकर हो। तो कितने प्रकार के लिंकेजेस है, ये आपको वापस से सोच के अपने हिसाब से एनालाइज करके एक बहुत ही सुंदर सा आंसर आप लिखकर मुझे ईमेल कर सकते हैं magnitudeinstitute@gmail.com के ऊपर। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको कोई डाउट हो इस क्वेश्चन के बारे में या तो किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आप हमें बता सकते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ऑर्गेनाइज क्राइम के सीरीज के अंदर इतना, हमने इसमें डेफिनेशन से लेकर कितने टाइप्स के ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, कौन से लॉज है हमारे पास, कौन से हमारे पास प्रिवेंटिव लॉज है इंडिया के अंदर, इंडिया लेवल के जो 2 थे हमने डिस्कस किए, NSA एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का लॉ, कितने स्टेट्स के पास अपने खुद के लॉ है, और गुजरात का हमने रिसेंटली पास हुआ इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। क्या कमियां थी वो हमने देख लिया, लूपहोल्स क्या है और क्या हम लोग सॉल्यूशन ला सकते हैं, वे फॉरवर्ड्स, ये सारा हमने डिस्कस कर दिया। फर्दर डाउट सजेशंस आप कमेंट पे बता सकते हैं। थैंक यू।